हेलो गाइस, आप देख रहे हैं ब्लैक होल, जो कि हमारे ब्रह्मांड में अभी तक के सबसे रहस्यमय और विनाशकारी फोर्स बने हुए हैं। ये जितने खतरनाक अपने जिंदा रहते हुए होते हैं, उससे भी कहीं कहीं ज्यादा ये खतरनाक अपने फटने के बाद होते हैं। इनका फटना इतना भयानक होता है कि इनसे हुई तबाही हजारों लाइट ईयर तक में फैले ब्रह्मांड की संरचना तक को ही बदल देते हैं। पर क्या आपने कभी ये सोचा है, अगर ब्रह्मांड में एक नहीं बल्कि सभी ब्लैक होल फट जाएं, वो भी एक साथ, तब क्या होगा? तो क्या हम तुरंत मर जाएंगे? आखिर इनके एक साथ फटने के बाद ब्रह्मांड का क्या होगा? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर ब्लैक होल फटते कैसे हैं? इन सभी सवालों के जवाब के साथ मैं लेकर आया हूँ आज का ये हमारा एपिसोड, जिसका टाइटल है क्या हो अगर ब्रह्मांड के सभी ब्लैक होल एक साथ फट जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, साल 2016 में नासा की चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी ने पृथ्वी से लगभग 390 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर ऑफ्यूंचुस गैलेक्सी क्लस्टर में मौजूद गैलेक्सीज की तस्वीरें खींची थी, जो कि एक्सरेज के फॉर्म में थी। 2016 में हुई इस स्टडी को लीड किया था नॉर्बर्ट वार्नर ने। वार्नर ने एक्सरे में देखा कि ब्रह्मांड के उस हिस्से में कैविटी की वॉल बनी है, जो कि किसी धमाके से ही बन सकती है। हालांकि उस वक्त ये पुख्ता नहीं हुआ कि ये किसी इरप्शन के कारण हुआ था। बाद में नासा ने रेडियो इंफॉर्मेशन और यूरोप के XMM न्यूटन स्पेस टेलीस्कोप की मदद से स्टडी की, तो उन्हें पता चला कि यहाँ पर किसी तरह का एक्सप्लोजन हुआ था। दरअसल ये ब्लास्ट ऑफ्यूंचुस गैलेक्सी क्लस्टर में मौजूद एक सुपर मैसिव ब्लैक होल में हुआ था। ये ब्लास्ट इतना जबरदस्त था कि उसने अंतरिक्ष में एक कॉस्मिक छेद बना दिया। ये इतना बड़ा था कि इसमें 15 मिल्की वे गैलेक्सी फिट हो सकती हैं। ऐसा बताया जाता है कि ये एक्सप्लोजन आज से 240 मिलियन साल पहले हुआ था। सोचो कितना जबरदस्त धमाका था, जो आज तक इसके निशान मौजूद हैं। हालांकि ये ऐसा नहीं है कि ब्रह्मांड में होने वाला ये पहला एक्सप्लोजन था। इससे पहले भी कई बार एक्सप्लोजन हुए थे, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी थे और काफी ज्यादा भयानक भी। लेकिन ये अब तक देखे गए लार्जेस्ट एक्सप्लोजन की लिस्ट में टॉप पर आता है। इससे पहले ये रिकॉर्ड था गैलेक्सी क्लस्टर MS0735+74 के पास, जो कि नए रिकॉर्ड धारक ऑफ्यूंचुस गैलेक्सी क्लस्टर में हुए धमाके से 5 गुना कम विशाल था। पर सवाल तो ये है कि आखिर इनमें ब्लास्ट होता कैसे है। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, ब्लैक होल तब बनता है जब कोई विशाल तारा अपने अंत की ओर पहुंचता है, तो वह अपने ही भीतर सिमटने लगता है। मतलब बहुत ही ज्यादा मास काफी कम जगह में कंप्रेस होने लगता है, जिससे बहुत ही भयंकर धमाके के साथ तारा फट जाता है और अंत में पीछे छोड़ जाता है एक नया जबरदस्त ग्रेविटी वाला ब्लैक होल, जिसकी ग्रेविटेशनल फील्ड इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि सभी मैटर, यहाँ तक कि प्रकाश भी इसके अंदर समा जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, हमारी धरती पर जब भी एक्सप्लोजन होता है, चाहे वो जमीन वाले वॉल्केनो का हो या फिर समंदर के वॉल्केनो का, वो एक्सप्लोजन होता है लगातार बनने वाले दबाव के कारण। ठीक यही हुआ था ऑफ्यूंचुस गैलेक्सी क्लस्टर के ब्लैक होल के साथ भी। इस ब्लैक होल में धमाका इसके 100 मिलियन साल के दौरान तकरीबन 300 मिलियन सोलर मास का मटेरियल निगलने के बाद हुआ था। अगर आप सोलर मास नहीं समझे, तो इसे ऐसे समझिए, जैसे हम पृथ्वी पर चीजों को नापते हैं किलोग्राम या फिर पाउंड में, ठीक वैसे ही एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट को सोलर मास में नापा जाता है। एक सोलर मास लगभग 1.989 इंटू 10⁻30 किलोग्राम होता है। अगर इसे सॉल्व करके निकालेंगे तो ये खरबों किलोग्राम से भी ज्यादा का निकलेगा। तो खुद ही आप सोचो 300 मिलियन सोलर मास कितना होगा, इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते आप। तो जैसा कि हम जानते हैं, जब ब्लैक होल चीजें निगलता है, तो सभी चीजें जो कि ब्लैक होल के द्वारा निगली जाती हैं, वो सीधा उसके सेंटर के पास इकट्ठा होती हैं। ऐसा होता है ब्लैक होल के ग्रेविटेशनल पावर के कारण। लेकिन एक्सप्लोजन के समय क्या होता है? तो दोस्तों, जब भी ब्लैक होल में एक्सप्लोजन होता है, तब ब्लैक होल के सेंटर में जो चीजें इकट्ठा हुई थी, वो इरप्ट हो जाती हैं और बाहर की तरफ फेंक दी जाती हैं, जैसा कि अर्थ पर वॉल्केनो के साथ होता है। तो इस एक्सप्लोजन के साथ बहुत सारी एनर्जी भी इरप्ट हुई, जो कि अब गैस के रूप में ऑफ्यूंचुस गैलेक्सी क्लस्टर में मौजूद नहीं है, और न ही 300 मिलियन सोलर मास में से किसी भी एलिमेंट का निशान मिला है।
ऐसा इसलिए क्योंकि एक्सप्लोजन के समय थ्रो करने की एनर्जी बहुत ही ज्यादा थी, इतनी ज्यादा थी कि वो सारा मैटर कहाँ गया ये अब तक पता नहीं चल पाया। पता लगेगा भी तो कैसे, इसने तो वो पूरा इलाका ही तहस नहस कर दिया। तो सोचो, एक ब्लैक होल का फटना अगर इतना भयानक हो सकता है तो सभी ब्लैक होल के फटने के बाद क्या होगा। अकेले हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही 400 मिलियन से भी ज्यादा ब्लैक होल मौजूद हो सकते हैं। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र में ही 400 मिलियन सोलर मास से भी ज्यादा चौड़ा एक विशाल ब्लैक होल मौजूद है और अध्ययनों में ये पाया गया है कि अधिकांश गैलेक्सी के केंद्र में ये ग्रेविटेशनल मॉन्स्टर मौजूद है। एक तो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में इतना विशाल मॉन्स्टर, ऊपर से हमारे पिछवाड़े में 400 मिलियन छोटे बड़े ब्लैक होल मौजूद हैं। तो क्या ऐसा हम कह सकते हैं कि हमारी आकाश गंगा एक टिक टिक करता हुआ टाइम बॉम्ब है जो कि कभी भी हमारा नामो निशान मिटा सकती है। तो दोस्तों, अगर सिर्फ मिल्की वे के ब्लैक होल की बात करें तो इनमें से केवल 1% दिग्गजों के पास ही गैस और धूल का घूमता हुआ द्रव्यमान है जिसे अक्रीशन डिस्क कहा जाता है। यानी सिंपल शब्दों में कहा जाए, ये 1% ही ऐसे हैं जो कि टाइम बॉम्ब की तरह हैं, क्योंकि वही ब्लैक होल फटता है जो बहुत ही ज्यादा मैटर को खा लेता है और उन्हीं ब्लैक होल के पास अपना अक्रीशन डिस्क भी होता है जो ज्यादा मैटर को खाते रहते हैं। क्योंकि ब्लैक होल जब भी किसी चीज को निगलता है तो सबसे पहले तो वो उन्हें अपने चारों तरफ घुमाता है, फिर उन्हें धीरे धीरे खाते रहता है और जब मैटर को खा खा कर इसका पेट ओवरलोड हो जाता है तो ये फट जाता है, जिससे प्रकाश की गति से रेडिएशन ब्रह्मांड में फैल जाता है। तो अगर बात करें सिर्फ हमारी मिल्की वे की तो इसे तहस नहस करने के लिए सिर्फ इसके सेंटर में मौजूद इसका ब्लैक होल ही काफी है। बस इस ब्लैक होल को ऑफ्यूंचुस गैलेक्सी क्लस्टर को अलग करने वाले विस्फोट से अधिक विस्फोट करने के लिए 300 मिलियन से अधिक सोलर मास को लेना होगा। तो जब इस ब्लैक होल में ब्लास्ट होगा तो पूरी आकाश गंगा को चीर कर अलग कर देगा और सभी तारा मंडल और उसमें मौजूद ग्रहों को नष्ट कर देगा। हालांकि इसे इन्हें पूरी तरह से खत्म करने में हजारों साल का समय लग जाएगा। दुर्भाग्य से पृथ्वी ग्रह के लिए हम मिल्की वे में सुपर मैसिव ब्लैक होल सेजिटेरियस ए से एक जेट स्ट्रीम के रास्ते में होंगे। ब्लैक होल से निकाले गए सुपर हॉट पार्टिकल्स रेडिएशन के घातक स्तर के साथ हमारे ग्रह से आ टकराएंगे। एक बार एक्सरे और गामा रे फोटोन धरती पर पहुंच जाते हैं तो वे कुछ ही समय के भीतर ओजोन लेयर को नष्ट कर देंगे। इस प्रोटेक्टिव लेयर के चले जाने से रेडिएशन को ग्रह को भूनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अच्छी बात तो ये है कि इस धमाके से हम पर ज्यादा कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, पर वही बुरी बात ये है कि हमारी आने वाली हजारों सालों बाद की जनरेशन के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। अगर वहीं पृथ्वी से सबसे नजदीक के ब्लैक होल HR 6819 में विस्फोट हो जाता है तब भी उन गामा किरणों को हमारे ग्रह से टकराने में 1000 साल से भी ज्यादा का समय लग जाएगा। इसलिए जब हम आकाश में कई 100 नए चमकीले धब्बों को देख सकते हैं तो हमारे ग्रह को इसके प्रभावों को महसूस करने के लिए सैकड़ों से हजारों सालों का समय लग जाएगा। तो अगर इस लिहाज से देखें तो अगर सभी ब्लैक होल एक साथ फट भी जाते हैं तो ये पूरे ब्रह्मांड को नष्ट नहीं करेंगे बल्कि इसके बड़े हिस्से को ही नष्ट कर देंगे, लेकिन हजारों सालों में। लेकिन जब इसके विस्फोट का असर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा तो इस विस्फोट से बनी वही सामग्री नए जीवन के लिए बीज तैयार करेगी। अरबों सालों में ये कण नए सितारे, आकाश गंगा या फिर यहाँ तक कि जीवन भी बन सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आप लोगों की क्या राय है, अगर सभी ब्लैक होल एक साथ फट जाएं तो क्या होगा? कमेंट करके जरूर बताएं। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।